बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा नाम ज़िले मोहम्मद है और मैं स्पेशली पार्क व्यू सिटी लाहौर की अपडेट्स आपको देता हूँ। तो आज मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ क्योंकि एक बड़ी गुड न्यूज़ कुछ नाजरीन तक तो ऑलरेडी पहुँच चुकी होगी। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि नेक्स्ट 15 डेज़ में कुछ अच्छी खबर आने वाली है। नेक्स्ट 15 डेज़ जो है ना बड़े इंपॉर्टेंट है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें एक बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है और पार्क व्यू सिटी की अप्रूवल के हवाले से एक लेटर इशू हुआ है रूडा की तरफ से, जिसकी जो कि 9 मई को इशू हुआ है, जिसमें रूडा ने ऑफिशियली पार्क व्यू सिटी से लीगल फ़ीस ली है, मांगी है, रिक्वायर की है, जिसकी 2000 पर कनाल के हिसाब से, और टोटल लैंड एरिया है 31,144 कैनाल का। और ये तकरीबन एग्जिस्टिंग जो डेवलप्ड एरिया है और आगे जितनी पार्क व्यू सिटी ने जगह एक्वायर कर ली है वो सारा इसमें कवर होता है। और पार्क व्यू सिटी ने उसका पे ऑर्डर जो कि 11 मई को रूडा की रिसीविंग के साथ सर्कुलेट कर रहा है, मैं आपको वो थोड़ी देर में वीडियो में शेयर करूंगा, वो रूडा का लेटर भी और पार्क व्यू ने जो पे ऑर्डर सबमिट कराया वो भी किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुकी है। आप ऐसे समझें कि 70% इनकी अचीवमेंट हो चुकी है। बस अब थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज़ हैं, जिसके बाद एनओसी या सैंक्शन लेटर आ जाएगा। आज मेरे हाथ में ये एक रूडा का है डॉक्यूमेंट जो मैंने नेट से डाउनलोड किया है, जिसमें आप भी रूडा की वेबसाइट को ओपन करेंगे तो उसमें लीगल्स के नाम से एक बुलेट है, उसमें फ़र्दर आप जाएंगे तो डिफरेंट रोड्स की कैटेगरीज हैं। उसमें प्राइवेट सोसाइटीज़ की अप्रूवल की रिक्वायरमेंट्स है, बेसिकली मैंने वो डाउनलोड किया है। उसमें आज हम डॉक्यूमेंट्स पे देखते हैं कि रूडा की रिक्वायरमेंट की क्या है और पार्क व्यू कितनी स्टेजेस अचीव कर चुका है। और इसमें हम स्टार्ट से देखते हैं कि रूडा की रिक्वायरमेंट एप्लीकेशन के लिए क्या होती है। कोई भी प्राइवेट सोसाइटी जब रूडा को एप्लीकेशन देती है अप्रूवल की, तो उसकी लैंड जो है ना वो लेस दैन 100 कनाल से नीचे नहीं होनी चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह पार्क व्यू के पास 31,000 कनाल है, ये 100 लैंड की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट जो है, इसकी जो भी स्पॉन्सर होता है इसका सोसाइटी का, वो जो फाइल बेसिक फ़ाइल तैयार होती है उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं एज़ पर रूडा डॉक्यूमेंट। उसमें सबसे पहले जो है एप्लीकेंट होते हैं उनके CNICs की कॉपी, उनके यूटिलिटी बिल की वो वेरीफाई करने के लिए लेते हैं कि ये इसी एड्रेस पे किस एड्रेस पे रह रहे हैं। फिर उसके बाद जो है कंपनी का रजिस्टर्ड नेम कि किस नाम से, जैसे ये पार्क व्यू सिटी है, ऑफिशियली नेम इसका रिवर एज हाउसिंग स्कीम है। पार्क व्यू बेसिकली अलीम खान साहब का ब्रांड है जिसको ये प्रमोट करते हैं। और जो सोसाइटी ये है डॉक्यूमेंट्स में जो इसका इनिशियल स्टार्ट वाला एरिया है वो LDA में है, वो भी रिवर एज हाउसिंग स्कीम के नाम से है। और रूडा से भी ये नेक्स्ट एरिया जो है वो वही अप्रूव कराने जा रहे हैं। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ कवर करता चलूँ कि आपने कह रहे हैं मतलब LDA से क्यों नहीं अप्रूवल ली, अब रूडा से क्यों ली है। रूडा बेसिकली अब बाद में बनी है, अथॉरिटी बनी है। दोनों अथॉरिटीज़ हैं, वो लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, ये रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी है। अब किसी एक अथॉरिटी का ये जुरिस्डिक्शन में आती है। जब रूडा नई बनी और 2021 में इसकी सारे बाइलाज बने, तो जो लैंड रूडा के एरिया के लिए मार्क हो गई उसमें कोई अथॉरिटी अप्रूवल नहीं दे सकती। पार्क व्यू सिटी जो रिमेनिंग एरिया है ये पूरा का पूरा रूडा के अंडर आता है। पिछली ये तकरीबन 4 फरवरी को हाई कोर्ट में ने भी ये ऑर्डर किया था कि जी LDA यहाँ पे कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकता, सिर्फ रूडा करेगी। इसलिए इन्होंने फिर फुल फ्लैज जो रूडा की रिक्वायरमेंट पे फोकस किया और उसको फुलफिल करके अपनी फाइल सबमिट की। अब नेक्स्ट जब आपका नाम डिसाइडेड हो जाता है कि आपका रजिस्टर्ड नाम है, तो उसके बाद अपनी जो लैंड्स आपने एक्वायर की हुई है उसकी सेल डीड्स की कॉपीज़ जमा कराते हैं। उसमें लिस्ट ऑफ खसरा नंबर्स, जो आपको पता है रेवेन्यू पटवारी के रिकॉर्ड में खसरा आते हैं, उस रिकॉर्ड को सारा वेरीफाई करके करते हैं, उसकी सर्टिफाइड देते हैं। फिर एक NEC होता है, नॉन इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट। ये जो लोग बैंक से डील करते हैं या फाइनेंसिंग लेते हैं या अपनी इसका मतलब है कि इस लैंड पे किसी किस्म का चार्ज नहीं है। ये लैंड किसी बैंक के पास या किसी कोर्ट पे एज ए गारंटी मॉर्गेज या रहन नहीं है। तो इस तरह की ये डिफरेंट कॉपीज़ जो है ना वो आप, और इसका एक सर्वे करते हैं। फिर इसकी सॉइल इन्वेस्टिगेशन होती है, क्या ये सॉइल जो है ये इस पे सोसाइटी बन सकती है।
और फिर उसके बाद जो आता है इसका लैंड डेप्थ, किस पे पानी का लेवल कितना गहरा है, इस तरह की ये चीज़ें सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। फिर आप इसका एक लेआउट प्लान तैयार करते हैं और उस लेआउट के मुताबिक हसर नंबर जो आते हैं आपके, उसके मुताबिक आप जो है ना इस सोसाइटी का एक प्लान तैयार करके इसको सबमिट करते हैं। ये जब फाइल सबमिट हो जाती है तो फिर इसका आता है एवेल्यूशन क्राइटेरिया। ये मैं आपको रूडा के डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक कह रहा हूँ कि हम पार्क व्यू सोसाइटी कितनी अचीवमेंट कर चुकी है। इसका मतलब है कि बेसिक जो है स्टेजेस हमने वो सारी कर दी हैं, वो मैंने आपको बता दिया है। तो सर नेक्स्ट फेज़ आता है इसकी, जो आपने कंप्लीट ये डिटेल से फाइल सबमिट की है उसकी वैल्यूएशन क्राइटेरिया ये है। सबसे पॉइंट पहला ये लिखा है, जो इनकम्प्लीट एप्लीकेशन होती है उसको रूडा एंटरटेन नहीं करता। तो इसका जो द अथॉरिटी शैल एग्जामिन एंड सेटिस्फाई दैट कि जो रिक्वायरमेंट्स हैं इनकी रिक्वायर्ड अप्लाई करने की वो फिल हो गई हैं, और इन उसके बाद जो है इट फॉल्स ऑन द एक्सेस रोड है फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स। उसके आगे फिर इनकी ना जब फाइल कंप्लीट होती है तो ये फर्दर रिक्वायरमेंट वैल्यूएशन की है, क्या इनको मेन रोड से कितने फीट का इनका गेट है, ये कितनी एक्सेस है। वो मिनिमम 50 फीट का जो है रोड एंट्रेंस वो इनकी रिक्वायरमेंट है, जो इनके पास अल्हम्दुलिल्लाह को 250-300 फीट की है। फिर उसके बाद ये रूडा देखता है कि या ये इट इज़ नॉट प्रोन टू फ्लडिंग क्या ये फ्लड वाला एरिया तो नहीं है। इसका मतलब है कि रूडा ने ये भी क्लियर कर दिया है कि ये सोसाइटी ये फ्लड वाले एरिया में नहीं आती। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि ये किसी गवर्नमेंट स्कीम के लिए अनाउंस तो नहीं है जगह, या गवर्नमेंट ने फ्यूचर का प्लान एक्विजिशन के लिए तो ये नहीं की। इट इज़ नॉट नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट फॉर एक्विजिशन फॉर द अदर पब्लिक पर्पज़। फिर नेक्स्ट है जी द हाउसिंग स्कीम प्रपोज इज़ इन कॉन्फॉर्मिटी विद द लैंड्स जोनिंग मैप स्ट्रेटजिक डेवलपमेंट प्लान रूडा। क्या ये सोसाइटी जो है वो रूडा के प्लान के मुताबिक जो है उस जोन में आती है, और यहाँ पे सोसाइटी बन भी सकती है कि नहीं बन सकती, क्योंकि रूडा के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, डिफरेंट लैंड्स पे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, तो यहाँ पे वो भी चीज़ क्लियर हो गई है। फिर ये रूडा वेरीफाई करता है कि जो इन्होंने रजिस्ट्रियाँ खेवट वगैरह दिए हैं क्या ये स्पॉन्सर इसको ओन भी उसकी ओनरशिप है इसके पास, और सॉइल इज़ सूटेबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हाउसिंग स्कीम। फिर इसका भी सॉइल का भी टेस्ट किया जाता है। फिर इसके बाद आती है नेक्स्ट चीज़ें हैं नॉट विद स्टैंडिंग, अगर कोई ऑब्जेक्शन है या कोई इस तरह का, तो फिर ये नेक्स्ट ये करते हैं नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्स विद सब्जेक्ट द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर में ऑन द रिकमेंडेशन। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है रूडा का, वो रिकमेंडेशन ऑफ द कमेटी कंसिस्टिंग एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बिल्डिंग एंड डेवलपमेंट कंट्रोल एंड डायरेक्टर लैंड एक्विजिशन, इन दोनों की रिकमेंडेशन पे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है इसको फर्दर प्रोसेसिंग के लिए रिकमेंड करता है। जब प्रोसेसिंग में आती है, अगर आपकी इफ़ द एप्लीकेशन ऑन द वैल्यूएशन इज़ फाउंड टू बी इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स, ठीक है, ये जो हम सारी चीज़ें मैंने पहले बताई हैं। डायरेक्टर बिल्डिंग एंड डेवलपमेंट कंट्रोल शैल विद इन 7 days फॉरवर्ड द केस टू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और अदर कंसर्न डिपार्टमेंट और एजेंसीज। ये केस फर्दर वो डिफरेंट अथॉरिटीज़ को मूव हो जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डिपार्टमेंट एंड अदर कंसर्न डिपार्टमेंट और एजेंसी शैल विद इन द 10 days ईदर इशू नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट और कम्युनिकेट इट्स ऑब्जर्वेशन टू द डायरेक्टर बिल्डिंग एंड डेवलपमेंट कंट्रोल। या उनकी कोई ऑब्जर्वेशन है तो वो अब करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, या इसका NOC इशू कर देते हैं, जितना ये प्रोसीजर आ चुका है कि ये सोसाइटी इस लैंड के लिए सूटेबल है। डायरेक्टर बिल्डिंग एंड डेवलपमेंट कंट्रोल शैल विद इन 10 days ऑफ द रिसीप्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशन इफ़ एनी, अगर कोई हो तो फिर वो कंसर्न डिपार्टमेंट्स को या स्पॉन्सर्स को उसको 10 days में वो फॉरवर्ड करता है। तो ये चीज़ भी इनकी क्लियर हो चुकी है। फिर आता है प्लान एंड प्लानिंग स्टैंडर्ड्स। लेआउट प्लान जो आउटसाइड लेआउट प्लान ऑफ हाउसिंग स्कीम, उसमें वो देखते हैं कि जी स्केल ऑफ स्कीम प्लान क्या है, स्केल ऑफ लोकेशन प्लान क्या है, साइज़ एंड डायमेंशंस ऑफ ईच प्लॉट आर गिवन, और कितने साइज़ की है, उनकी डायमेंशंस क्या हैं,
उसका साइज एंड डायमेंशन ऑफ पब्लिक बिल्डिंग एंड ओपन स्पेसेस, पब्लिक बिल्डिंग ओपन स्पेसेस की क्या इन्होंने कितनी जगह छोड़ी है। राइट ऑफ वे ऑफ रोड्स, जैसे मैंने पहले आपको बताया है कि इनका ऑलरेडी इनके पास वो गेट है, मेन रोड से एंट्रेंस है। पार्किंग एरिया विद पार्किंग लेआउट, डायमेंशंस ऑफ द स्कीम बाउंड्री, ये सारी चीज़ें करके जो मेन पॉइंट हैं जो हमारे कंसर्न के हैं, मैं वो आपको बता रहा हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन एक बंदा 50-60 लाख या 1 करोड़ या 2 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो वो मेरे ख्याल है कि 15-20 मिनट की वीडियो उसके लिए ज़्यादा नहीं है अगर उसको अंडरस्टैंडिंग करने के लिए। ये सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि ये पार्क व्यू सारी अचीव कर चुका है। अब इसमें नेक्स्ट उन्होंने क्या है, रेजिडेंशियल यूज़ के लिए कितनी लैंड उन्होंने रखी है, कमर्शियल यूज़ के लिए, रोड्स, ग्रेवयार्ड, पब्लिक बिल्डिंग्स एंड अदर लैंड एक्सेस, ये सारी चीज़ें वो वैल्यूएशन और प्लानिंग स्टैंडर्ड्स में देखते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है लोकेशन ऑफ पंपिंग स्टेशन, कि इनके जो हैं ये वाटर सप्लाई वाले पंप्स, उनकी कितनी लोकेशन है, कितने घरों का लोड एक वो पंप पे है। लोकेशन ऑफ ओवरहेड्स वाटर टैंक्स, एग्रीगेट ऑफ वेरियस कैटेगरीज ऑफ प्लॉट्स टू बी मॉर्गेज्ड। हाँ, जब कोई भी ये एलडी हो या रूडा हो, ये जब सोसाइटी को इस तरह कहते हैं इतने अपने पार्क्स छोड़ने हैं, ग्रेव यार्ड है, रोड्स हैं, पब्लिक प्लेसेस हैं, पार्किंग्स हैं, तो वो इसके ये जो चीज़ें हैं इसके अगेंस्ट वो कुछ प्लॉट्स, इनकी एक परसेंटेज जो होती है वो अपने मॉर्गेज कर लेते हैं। उस प्लॉट पे सोसाइटी किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं बना सकती, उनकी ओनरशिप रूडा को चली जाती है। मैं अब नेक्स्ट आपको बताऊंगा आगे चल के, वो बाकायदा रजिस्ट्री मॉर्गेज डीड बनती है, वो उनकी ओनरशिप उसके पास होती है। इन केस सोसाइटी जो है ये ग्रेवयार्ड या स्टैंडर्ड जो पब्लिक प्लेसेस हैं या रोड्स उस तरह नहीं बनाती, तो जो मॉर्गेज प्लॉट्स होते हैं वो उस चीज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं। अगर सोसाइटी कोई वायलेशन नहीं करती तो मॉर्गेज प्लॉट्स आहिस्ता आहिस्ता जो है 25% 50% वो रिलीज़ कर दिए जाते हैं, रिडीम किए जाते हैं। अच्छा, फिर इसमें ओपन स्पेसेस का बताया गया है कि 7% ओपन स्पेस होनी चाहिए। ग्रेवयार्ड के लिए मिनिमम 2% होना चाहिए। कमर्शियल मैक्सिमम 10% कर सकते हैं। पब्लिक बिल्डिंग्स 3 to 10% है। साइज़ ऑफ रेजिडेंशियल प्लॉट का बताया गया है। इंटरनल रोड्स मिनिमम 30 फीट्स के हैं। यहाँ पे 30 फीट्स के ऑलरेडी मोस्टली रोड्स 30 फीट्स के हैं, बीच में 40 फीट भी है, और मेन रोड्स जो हैं वो 80 फीट और 120 फीट के भी हैं। फिर साइट ऑफ सॉइल्ड वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट के लिए कितनी इन्होंने एक जगह की है, ग्रिड स्टेशन एक्सक्लूसिव ऑफ द पब्लिक बिल्डिंग्स। ग्रिड स्टेशन एक सेपरेट होना चाहिए। फिर उसके साथ आगे उन्होंने लिखा हुआ है वो वापडा के जितनी रिक्वायरमेंट है, इनका ग्रिड स्टेशन भी ऑलमोस्ट कंप्लीट है और 80% उस पर मशीनरी भी इंस्टॉल हो गई हुई है, तो ये भी रिक्वायरमेंट ये फुलफ़िल करते हैं। मेजर रोड्स की एंट्रेंस वगैरह वो ऑलरेडी इनके पास है, सर्विस एरिया भी है। फिर इसमें आगे चल के ये कहते हैं द अथॉरिटी शैल इंश्योर दैट द फॉलोइंग एडिशनल रिक्वायरमेंट, सम एडिशनल रिक्वायरमेंट्स है जो हमारे कंसर्न नहीं है इसलिए मैंने छोड़ दी हैं। फिर नेक्स्ट आता है इनका रिक्वायरमेंट्स ऑफ सर्विसेज डिज़ाइन, सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। फर्दर ये डॉक्यूमेंट्स, ये सारी वैल्यूएशन जितनी हो गई है इन्होंने वो स्क्रीनिंग कर ली, हर चीज़ हो गई कर ली। फिर उसके बाद ये लोकेशन मैप, टोपोग्राफिक सर्वे प्लान, लैंड यूज़ एनालिसिस, सॉइल टेस्ट रिपोर्ट फॉर द अप्रूव्ड लेबॉर्ट्रीज। फिर उसके बाद ये चीज़ें हैं, ये 3-4-5 चीज़ें ये रिक्वायर करते हैं, इनकी सबमिशन वो अपने तौर पे कराते हैं। फिर वाटर सप्लाई, सीवरेज एंड ड्रेनेज का सिस्टम वो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बहुत आला है, सारी चीज़ें हैं। फिर उसके बाद डिफरेंट चीज़ें आती हैं सोसाइटी की, रोड नेटवर्क है, इलेक्ट्रिसिटी एंड स्ट्रीट लाइट्स हैं, लैंडस्केप प्लान है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लान है, गैस सप्लाई चार्जेस हैं जो कि इन्होंने सैंक्शन के अप्रूवल के बाद तकरीबन विद इन 1 ईयर सबमिट करने होते हैं। टेलीफोन है, अंडरग्राउंड सर्विसेज हैं, वो ऑलरेडी यहाँ पे अंडरग्राउंड ही हैं। अच्छा, फिर इन सारी चीज़ों के बाद फिर अप्रूवल का प्रोसीजर आता है। फिर प्रोसेस उस अप्रूवल में चैप्टर 5 इनका है, उसमें आता है प्रोसेसिंग ऑफ एन एप्लीकेशन। द अथॉरिटी शैल एंटरटेन एन एप्लीकेशन कंप्लीट इन ऑल एस्पेक्ट एंड इन केस ऑफ इनकम्प्लीट एप्लीकेशन इन्फॉर्म द स्पॉन्सर विद इन 7 days। सिक्योरिटी ऑफ लैंड ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, लैंड ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स पीछे भी मैंने जिक्र किया है। अब रूडा क्या करता है कि लैंड ओनरशिप की सिक्योरिटी वो खुद कराता है। वो कैसे कराता है? बिल्डिंग एंड डेवलपमेंट कंट्रोल डिपार्टमेंट शैल विद इन 7 days
फॉरवर्ड द एप्लीकेशन टू इट्स रेवेन्यू स्टाफ फॉर सिक्योरिटी ऑफ ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स। वो खुद जो है पटवारी तहसीलदार वाले जहाँ से वो चीज़ें रजिस्ट्री आई हुई उनको भेजते हैं। द रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ द अथॉरिटी विद इन द असिस्टेंस ऑफ द डायरेक्टर collector shall within 10 days scrutinize ownership documents. After scrutiny, the revenue document of the authority shall forward its report or objections to the Building and Development Control Department. Building and Development Control Department shall within 5 days convey the objection to the sponsor or appropriate. अच्छा, इसके बाद जब ये चीज़ें हो जाती हैं कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट से भी आप क्रॉस चेक कर लेते हैं, वेरिफिकेशन आ जाती है। अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी चीज़ रेवेन्यू डिपार्टमेंट को जो जिसकी ओनरशिप उनके पास इन स्पॉन्सर्स के नाम ना आ रही हो तो वो उसको कन्वे कर देते हैं, जो फर्दर स्पॉन्सर्स को कन्वे कर दी जाती है। अच्छा, अब या तो स्पॉन्सर उसको क्लियर करते हैं, ठीक है, अपना रिकॉर्ड सही कराते हैं, या जिसके नाम आ रहे हैं उसको साथ ले जाके उसको सेटिस्फाई करते हैं। अगर नहीं कर पाते तो रूडा उतनी कनाज या जितने वो चीज़ है वो उसको एक्सक्लूड कर देता है, बाकी प्रोसेसिंग स्टार्ट कर। ये नहीं कि पूरा प्रोसीजर उसका रुक जाता है, सिर्फ वो एक्सक्लूड हो जाता है। और यहाँ पे ऐसा कोई मसला नहीं। अच्छा, जब ये रेवेन्यू अथॉरिटी से सारा हो जाता है फिर पब्लिकेशन ऑब्जेक्शंस आता है, पब्लिक ऑब्जेक्शंस। फिर इसको क्या कहता है, अथॉरिटी शैल आफ्टर हैविंग एनी हैव बीन सेटिस्फाइड अबाउट द क्लियरेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट्स ऑफ लैंड ओनरशिप पब्लिश अ पब्लिक नोटिस फॉर द इन्वाइटिंग ऑब्जेक्शंस। अच्छा, फिर जब वो इसको न्यूज़पेपर में देते हैं पब्लिक को कि ये सारा हम इन स्पॉन्सर्स के नाम अप्रूवल दे रहे हैं, वो पब्लिक से ऑब्जेक्शंस इनवाइट करते हैं, उनको खुद कहते हैं कि अगर किसी के पास है तो हमारे तक आए। वो एक 2 लीडिंग न्यूज़पेपर, एक उर्दू और इंग्लिश में, जैसे यहाँ पे होता है कोर्ट केसेस में भी सारी चीज़ें होती हैं, उनको करते हैं। फिर द स्पॉन्सर शेल बेयर, ये पब्लिकेशन की सारी जो कॉस्ट है वो स्पॉन्सर ही सोसाइटी ही बेयर करती है। द पब्लिक नोटिस शेल स्पेसिफाई द फॉलोइंग। अखबार में क्या चीज़ उस जो इश्तिहार आता है उसमें क्या चीज़ें हो सकती हैं, लोकेशन ऑफ द हाउसिंग स्कीम, टोटल एरिया ऑफ हाउसिंग स्कीम, नेम एंड एड्रेस ऑफ द स्पॉन्सर, लिस्ट ऑफ खसरा नंबर्स, ये इंपॉर्टेंट है, अलॉन्ग रेवेन्यू स्टेट एंड मौजा, द ऑब्जेक्शन इफ एनी मे फाइल्ड विद इन 15 days फ्राम द डेट ऑफ पब्लिकेशन विद सच अथॉरिटी एज इन मैंशन इन द नोटिस। अगर कोई हो तो इन सारी चीज़ों का ये एक मैक्सिमम डिटेल है कि नोटिस हो तो फिर वो ऑब्जेक्शन हो तो वो पब्लिक फाइल कर सकती है। फिर इसकी बात आती है, ये तो ओनरशिप की सिक्योरिटी होगी। फिर टेक्निकल सिक्योरिटी ऑफ लेआउट प्लान आता है। आफ्टर सिक्योरिटी ऑफ द ओनरशिप डॉक्यूमेंट एंड सेटलमेंट पब्लिक ऑब्जेक्शन, Building and Development Control Department shall within 10 days scrutinize the layout plan in accordance with these regulations and forward the objection, if any, to the sponsor for such action as deemed fit. अगर लेआउट प्लान में कोई इनको ऑब्जेक्शन है तो 15 डेज में वो इसको स्पॉन्सर्स को इन्फॉर्म करते हैं। In case of clearance of the layout plan, the Building and Development Control Authority shall intimate the sponsor for providing following. अगर लेआउट प्लान क्लियर है, सेटिस्फाइड है, तो फिर वो स्पॉन्सर कहते हैं जी फॉलोइंग चीज़ें आप सबमिट करें, जिसमें वो कहते हैं ट्रांसपेरेंसी लेआउट प्लान इंडिकेट आल्सो प्लॉट्स परपोज्ड टू बी मॉर्गेज, कि कितने प्लॉट्स और कौन से प्लॉट्स आप हमें मॉर्गेज के लिए दे रहे हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि जो इनका लेआउट प्लान है उसके मुताबिक कोई वायलेशन हो तो उस पर्पज़ के लिए यूज़ हो जाएगा। फिर उसकी साफ कॉपी लेआउट प्लान की दी जाती है। फिर ट्रांसफ़र डीड ऑफ फार्म B1 B2 फॉर ट्रांसफरिंग टू द अथॉरिटी फ्री ऑफ कॉस्ट द एरिया रिजर्व फॉर रोड्स, ओपन स्पेस, पार्क्स, ग्रेवयार्ड, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड सच अदर सर्विसेज एंड मिनिमम 50% area of the public building sites up to the maximum or 2%। ये जैसे मैंने आपको बताया जो मॉर्गेज के प्लॉट होते हैं उसको वो उसका पर्पस क्या होता है कि अगर सोसाइटी उस तरह के ग्रेव यार्ड, पार्क्स, पब्लिक स्पेसेस नहीं बनाती तो फिर वो प्लॉट्स उन पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब मॉर्गेज और इसकी जो ट्रांसफ़र की मॉर्गेज की सारी जो है वो कॉस्ट भी स्पॉन्सर बेयर करेगा। A mortgage deed of Form C1 C2 mortgaging in favor of the authority 20% plots of the housing scheme as security for the completion of development work। 20% plots जो हैं वो सारे ये mortgage कर लेता है रूडा।
ऑन फुलफिलमेंट ऑफ रिक्वायरमेंट्स, ये जो रिक्वायरमेंट्स अगर फुलमेंट होती है, द बिल्डिंग एंड डेवलपमेंट कंट्रोल शैल विद इन 7 days सबमिट इट्स रिकमेंडेशन टू द एग्जेक्टिव बिल्डिंग एंड डेवलपमेंट कंट्रोल डिपार्टमेंट हु शैल विद इन 7 days सबमिट इन केस टू द चीफ एग्जेक्टिव ऑफिसर। जो फिर उसके बाद बिल्डिंग एंड कंट्रोल डिपार्टमेंट वो सारा ये सारी चीज़ें करके मॉर्गेजेस करके अपने लेआउट प्लान सिक्योरिटी हर चीज़ करके वो चीफ एग्जेक्टिव ऑफिसर को करता है, अप्रूवल के लिए रिकमेंड करता है। द चीफ एग्जेक्टिव ऑफिसर शैल अप्रूव द लेआउट प्लान एंड पास अप्रोप्रिएट ऑर्डर, सिर्फ वो लेआउट प्लान चीफ एग्जेक्टिव ऑफिसर उसका पास कर देता है, ठीक है। द बिल्डिंग एंड डेवलपमेंट कंट्रोल डिपार्टमेंट शैल विद इन 7 days of receipt of the order of chief executive officer intimate the sponsor the order of chief executive officer, स्पॉन्सर को वो इन्फॉर्म करते हैं जी चीफ एग्जेक्टिव ऑफिसर ने आपका लेआउट प्लान अप्रूव कर दिया है। उसके बाद स्पॉन्सर शैल सबमिट सर्विसेज डिज़ाइन विद इन 6 months ऑफ द इशूएंस ऑफ टेक्निकल अप्रूवल ऑफ द लेआउट प्लान। टेक्निकल अप्रूवल के लिए 6 months का प्लान है जी, इनके बाईलाज के मुताबिक आप इससे जल्दी भी कर सकते हैं, जो सोसाइटी ने ऑलरेडी कर दिया हुआ है। द मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट ऑफ सेल ऑफ प्लॉट शैल बी अलाउड आफ्टर पेमेंट ऑफ अप्रूवल फीस। ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि उसके बाद मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट हर चीज़ अप्रूवल फीस सब पे कर देते हैं तो वो अलाउ हो जाती है। उसके बाद फिर प्रोसेसिंग ऑफ सर्विस डिज़ाइन आ जाता है। वीडियो थोड़ी सी बहुत लंबी हो रही है, मैं इसको समराइज़ करने की। फिर उसकी प्री रेक्विजिट सैंक्शन होती हैं, डिपॉजिट ऑफ अप्रूवल फ़ीस होती है, जो कि सोसाइटी ने 11 तारीख को कर दी है, डिपॉजिट ऑफ अप्रूवल फ़ीस कर दी है 2000 रुपया पर कनाल के। सब ये सारी चीज़ें हर चीज़ होने के इस वीडियो को लंबा करने का मकसद ये था कि कितने प्रोसीजर सोसाइटी अचीव कर चुकी है और डिपॉजिट फ़ीस इसकी फ़ीस वो कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे आप देखें ये 25 नंबर है और यहाँ पे ये आ जाता है डिपॉजिट ऑफ अप्रूवल फीस। ये चीज़ देखें, ये आप इसके रूटा के खुद भी दे सकते हैं। 25 नंबर का ये डिपॉजिट ऑफ अप्रूवल फीस, डिपॉजिट ऑफ लैंड यूज़ कन्वर्जन फीस इफ एप्लीकेबल, डिपॉजिट फ़ी फॉर द पब्लिक नोटिस, अखबार में इश्तिहार देने के लिए, एग्जीक्यूट एंड ट्रांसफ़र डीड, जो ट्रांसफ़र डीड है उसके सारे पैसे ये करते हैं, एग्जीक्यूट मॉर्गेज इन फेवर ऑफ अथॉरिटी, डिपॉजिट ऑफ परफॉर्मेंस बॉन्ड, एक बैंक गारंटी जो होती है, जो लोग बैंक के ठेकेदार एलडी ठेके शेके लेते हैं उनको पता है कि ये सारी चीज़ें होती हैं। एक परफॉर्मेंस की ये परफॉर्मेंस गारंटी के तौर पे इदारे लेते हैं। ये सारी चीज़ें करके वो जो है उसके बाद सैंक्शन ऑफ प्राइवेट सोसाइटी आ जाता है। एक चीज़ इन्होंने आगे नोटिस की हुई है, जो इन्होंने नोटिस इशू किया है उस पर भी लिखी हुई है, द स्पॉन्सर द शेल डिपॉजिट प्रोसेसिंग फ़ी अलॉन्ग विद एप्लीकेशन एट द रेट ऑफ द ₹2000 पर कनाल फॉर द टोटल स्कीम एरिया। ये देख, ये फ़ी क्या आता है, अ स्पॉन्सर शेल डिपॉजिट प्रोसेसिंग फ़ी अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन एट द रेट ऑफ ₹2000 पर कनाल फॉर द टोटल स्कीम एरिया, डिपॉजिट ऑफ प्रोसेसिंग फ़ी नॉन रिफंडेबल। ये सारी चीज़ लेटर पे भी लिखी हुई जो मैं आपको शो कर दूंगा। डज नॉट नेसेसरली एंटाइटल द स्पॉन्सर टू क्लेम ग्रांट ऑफ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अप्रूवल ऑफ एनी काइंड। उसमें उन्होंने एक डिस्क्लेमर भी दिया हुआ है कि ये डिपॉजिट फ़ीस जो आपने जमा कराई है नॉन रिफंडेबल, जो कि तकरीबन 6.25 करोड़ रुपया बनता है। तो उसमें एक डिस्क्लेमर है, यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है कि इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपकी अप्रूवल कंफर्म होगी या मज़ीद कोई इस पर डिले या ऑब्जेक्शन लग सकता है। तो नाजरीन, ये इतनी लंबी वीडियो बनाने का मकसद ये था कि पिछली वीडियो में जो हम क्लेम कर रहे थे, आपको रिकमेंड कर रहे थे, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप इस सोसाइटी को ऑप्ट करें, इसको कंसिडर करें। आप रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए, इसको इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए ओवरसीज़ पाकिस्तानी कर सकते हैं। ये लोकेशन वाइज बहुत अच्छी जगह है, इसकी मैनेजमेंट बहुत अच्छी जगह है, लाहौर के करीब है, और ये सोसाइटी एरिया वाइज इसके कमर्शियल एरिया हर चीज़ बहुत आउट क्लास है। तो मेरी आपसे अभी भी रिक्वेस्ट है, प्राइसेस चेंज हो रही हैं, कुछ चेंज आ चुकी है क्योंकि जो ओनर हैं ये उनको पता चल गया है कि सोसाइटी अप्रूव हो गई है और इसमें प्राइस चेंज आ रही है। और यहाँ पे जो इकोनॉमिक क्रंच है, मुल्की हालात हैं, वो तो हम कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन ये सोसाइटी उस लिहाज से इतना इफेक्ट नहीं कर रही क्योंकि इस सोसाइटी का जो कस्टमर है वो लाहौर विद इन सिटी है। वो जैसे एक फैमिली 3 भाई 2 भाई रह रहे हैं, 5 भाई रह रहे हैं घर में, वो इसको सेल आउट करते हैं और यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो जो अदर सिटीज़ से इतना क्लाइंट इसका नहीं है। जो इस सोसाइटी की सक्सेस है कि विद इन लाहौर से लोग बड़े मूव हो रहे हैं, नियरेस्ट है
और सोसाइटी जो फैमिली के साथ विज़िट करते हैं उनको अल्हम्दुलिल्लाह पसंद भी आती है। हम भी इधर के रहने वाले हैं, बड़े सेटिस्फाइड हैं। आपसे अभी भी रिक्वेस्ट है कि आप कहीं पे भी रेजिडेंशियल प्लॉट देख रहे हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए हैं, ओवरसीज़ बैठे हैं, सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। आप इसको ज़रूर कंसिडर करें, इसको विज़िट करें, डिस्कस करें और उसके बाद कंपेयर करें, फिर उसके बाद डिसीजन करें। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।